चलिए आज हम लोग देखेंगे फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, फोर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में। ये है क्या, तो ऑलमोस्ट सब लोग हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज ए इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, या बचपन में पढ़ते होंगे पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी भी आप लोग बचपन में ही हैं, ठीक है, लेकिन मतलब और इसके प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स इज अ इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। क्या है ये, इफेक्ट है। फोर्स है क्या, देखिए ऐसे फील कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये क्या करता है, फोर्स try to stop the moving body। ठीक है, फोर्स जो है वो ट्राई टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, मतलब फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी को स्टॉप करने का काम करता है। देखिए ट्राई करता है या हो सकता है कि स्टॉप कर भी देता है। ठीक है, कर भी देता है, करता भी है, और तो कह सकते हैं फोर्स ट्राई टू स्टॉप द मूविंग बॉडी या स्टॉप द मूविंग बॉडी, और कह सकते हैं स्टॉप द मूविंग बॉडी। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जब मूविंग बॉडी को स्टॉप कर रहा था, स्टार्ट भी तो कर सकता है। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे कि आप किसी भी चीज़ को है ना फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या अपना प्लेस डिस्प्लेस करे, तो वहाँ हम लोग वर्क के फॉर्म में पढ़ रहे थे। यहाँ क्या है कि जो फोर्स है आपका, फोर्स क्या है, इज ट्राई टू पुश फोर्स इज ट्राई टू पुश अ बॉडी टू डिस्प्लेस करने का क्या करता है, ट्राई करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, या कह सकते हैं पोजीशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब या कह सकते हैं फोर्स ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ क्या है, बॉडी। ट्राई करता है या फिर चेंज करता है। देखिए ट्राई करता है या फिर चेंज करता है, पहले ट्राई करेगा, हो गया तो चेंज हो गया, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाए चेंज, लेकिन चेंज हो भी सकता है। तो दोनों चीज़ है, ये ट्राई कर रहा है पुश करने का, उसका डिस्प्लेस करने का, तो होता भी है कभी कभी नहीं भी होता। जैसे हम इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, ये कहीं हिल नहीं रहा है, तो हम ट्राई तो किए ना, फोर्स तो लगाए ना, लेकिन नहीं हिला। अभी मान लेते हैं इस पेन को हम लोग यहाँ से हल्का फोर्स लगाया और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, तो ये हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि फोर्स बेसिकली जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल का ये इफेक्ट है। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़े हैं, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, आसानी से हम लोग फोर्स को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे अपना। तो अगर क्लासिफाई करें हम लोग, तो जो फोर्स है ना वो दो टाइप का हुआ। कौन कौन हुआ, तो कह सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, और कह सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन आ गया, इस टाइप के फोर्स में आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कब होगा, जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में हो। मतलब कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई व्हेन टू सरफेस या बॉडी, कह सकते हैं टू सरफेस या बॉडी और बॉडी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। क्या है, कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, समझ में। इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो सबसे अच्छा मैकेनिकल फोर्स कर दीजिए आप, मैकेनिकल फोर्स। अब लोग बच्चे नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो समझते ही होंगे ना, फ्रिक्शन फोर्स।
अभी जब तक दो बॉडी टच नहीं होगा उसमें आपस में फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समझ में आया? तो इसमें क्या है ना कि जो बॉडी टच करे तभी आपका वो फोर्स अप्लाई होगा या वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तब है कि नॉन कांटेक्ट है, मतलब इसमें कांटेक्ट का कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसको मिटा लेते हैं या यहीं पे दूसरे कलर से कर देते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ फोर्स, apply when two body या surface are not necessary to contact with each other। देखिए कांटेक्ट है तो ठीक है, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है कि दिस टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई व्हेन टू बॉडी आर नॉट नेसेसरी टू कांटेक्ट विथ ईच अदर। क्या? ठीक है। तभी क्या है आपका, इसका जो अगर एग्जांपल हम लोग दें, तो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या है आपका? यहां दिखाई नहीं देगा, ऊपर में लिख देते हैं, आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? तो यहां तक तो समझ में आ गया कि हमारा जो फोर्स है दो टाइप का, एक कांटेक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है। तब अगले और भी हम लोग कंडीशन है जिसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, तो चलते हैं। दूसरा जो है आपका वो है आपका बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। आपका जो दूसरा जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स और हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। समझिएगा, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाए और वो बॉडी मूव नहीं करे, मतलब समझिएगा, इसको हम लोग बैलेंस फोर्स कब कहते हैं कि जैसे एक बॉडी है, ठीक है, आप इधर से फोर्स लगाए, इधर से फोर्स लगाए, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नहीं हुआ। ये क्या हो गया? वेलोसिटी क्या है? 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो F1 है और ये F2 है, ये आपस में क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड क्या है इनका? सेम है। डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कि ऐसा लगा हो, ये F1 का ही है, ये F2 का ही है, और इधर से ये क्या लगा है? F3 लगा है। क्या लगा है? F3। और अभी भी आप कह रहे हैं कि V क्या है आपका? 0। V क्या है आपका? 0। मतलब हम कह सकते हैं कि F3 जो है वो इक्वल है F1 प्लस F2 के। तो ऐसा हर वो कंडीशन जिसमें आपका बॉडी जो है ना मूव नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बैलेंस फोर्स कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है। फिगर देख के आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। मतलब अगर एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, समझिएगा, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या है कि ऐसा फोर्स है, दो ऐसा है, ऐसा है। अगर सिर्फ एरो दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? एरो दिया हुआ है, तब तो हम लोग एरो गिनेंगे। ठीक है। क्या गिनेंगे? एरो गिनेंगे। तब क्या कहेंगे कि V यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस फोर्स होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, यहाँ पे 10 दे दे, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स दे दे, और यहाँ पे 40 दे दे, यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स दे दे, तो क्या ये बैलेंस फोर्स है? नहीं। तब ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? अनबैलेंस कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए वहाँ सावधान रहना है। आंसर करने में बच्चा लोग बहुत बार गलती करता है, और ये बड़ा बच्चों की बात कर रहे हैं। जो आप लोग 11-12 में जो जाते हैं ना, तो यही गलती करते हैं। बैलेंस फोर्स में कभी भी मोशन नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? बॉडी का आपका 0 रहेगा। मतलब आप अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तब तो सम करेंगे, प्लस करेंगे। अगर सिर्फ एरो से काम चला रहा है तब तो आपको ऐसे भी कर देगा, हो सकता है ऐसे कर दे। हाँ, आप कहेंगे सर ऐसे में तो चाप ही रहे हैं ना, चापेंगे तो मोशन कैसे होगा? नहीं होगा। इधर का आदमी कमजोर रहेगा, इधर का आदमी मजबूत रहेगा, तो मोशन नहीं होगा? होगा। तब क्या है? ऐसे भी लिखा रहता है, आपको सिंबॉलिक जो है ना, सिंबल ऐसे भी बना रहेगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन आपका ये F1 है, ये F2 है, इसको आप F3 कहिए, इसको F4 कहिए। तब क्या है? अगर V लिखा है 0, V अगर क्या कर दिया? 0 कर दिया, तब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F3 प्लस F4। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, वो क्या है? सब बैलेंस्ड फोर्स है। तो इसी को डिफाइन कर लेते हैं, इसी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं
कि हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन, मतलब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यहां पे हम लोग कह सकते हैं, इसी को अगर हम लोग कहें कि सेट ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट मूविंग, या कह सकते हैं कि डिस्प्लेस हो गया, या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेस हो गया। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में आप एरो देखिएगा तो ये ऐसा रहा तो सिर्फ अगर ऐसा रहा तब तो कह सकते हैं कि बैलेंस्ड है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपका मान दे दिया, यहाँ पे 20 न्यूटन दे दिया और यहाँ पे 10 न्यूटन दे दिया, अब ये क्या हो गया, अब ये v = नॉट जीरो, मतलब इसका वेलोसिटी जीरो नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ तो ये मूव करेगा। अब मूव किधर करेगा, तो जिधर का फोर्स ज्यादा होगा, इधर का फोर्स ज्यादा होगा उसके मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जो मूवमेंट होगा तो नेट फोर्स इस पे कितना वर्क करेगा, तो ये 20 - 10 मतलब 10 न्यूटन के ये फोर्स से किधर जाएगा, बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने में, डिस्टिंग्विश करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब है कुछ और फोर्स हैं जिसको कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल फोर्स। क्या होता है नॉर्मल फोर्स? देखिए, जब फोर्स जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर लगे, मान लेते हैं ये बॉडी है, वर्क एनर्जी में देखे थे, ये बॉडी हमेशा क्या लगा रहा है, नीचे की ओर परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, जस्ट नीचे की ओर लगा रहा है। मतलब एक फोर्स जो हमेशा सरफेस पे क्या लगे, परपेंडिकुलर लगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, आप कह सकते हैं टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, contact force. It is a type of contact force in which force act always perpendicular to the surface। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है ये करके। तब है यहाँ पे हम लोग ये अगर समझ गए तो यहाँ पे हम लोग कुछ अगर क्वेश्चन करें, यहाँ पे दिया रहे तब उसको हम लोग समझें कैसे कि हमारा जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है। मान लेते हैं आपका दिया हुआ है कि पहचानना है कि बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है। आपका इस तरह से बॉडी दिया हुआ है, इधर से दिया हुआ है 10 न्यूटन और इधर से दिया हुआ है क्या 20 न्यूटन। ये कौन सा टाइप हो गया, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि आपका इस तरह से बॉडी लगा हुआ है और ये भी 10 न्यूटन और ये भी क्या है आपका 10 न्यूटन का फोर्स है। तब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तीसरा जो हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया, ये ऐसा लग रहा है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये ऐसा लगा दे रहे हैं आपका कितना 50 न्यूटन। तो ये भी जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। ये भी क्या है आपका बैलेंस्ड फोर्स, मतलब इसमें भी जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तब जो नेक्स्ट टाइप है दिखाई देगा, हाँ जो नेक्स्ट टाइप है आपका, यहाँ पे आप 50 न्यूटन कर दीजिए और यहाँ भी डायरेक्शन देखिएगा, 10 और 10, ये भी क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब बैलेंस्ड फोर्स होने के लिए कम से कम डायरेक्शन तो अपोजिट हो दोनों फोर्स का। दोनों फोर्स का अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो हमेशा ही अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। समझ में आया? चलिए, तब है यहाँ से हम लोग और कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो और आपको इस तरह से दिया हुआ हो, यहाँ पे 2 को दिया हुआ, एक 10 हो और एक 25 हो और यहाँ पे क्या दिया हुआ 35 हो, तब भी क्या है, ये क्या है आपका बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है आपका बैलेंस्ड
फोर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का मूवमेंट होगा क्या, अगर देखिए इसी को आप आगे जाएंगे ना तो पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स जो है ना फ्रैक्चर होता है। क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। मतलब अगर कोई बॉडी टूट रहा है, जैसे हम चल रहे हैं गिर गए और पैर हमारा टूट गया, मतलब बैलेंस्ड फोर्स हम पे लगा। अरे कैसे बैलेंस फोर्स से हम लोग गिर जाएंगे और टूट जाएंगे, समझिएगा इसी चीज को। अब बैलेंस अनबैलेंस तो समझना है, यहां पे समझिएगा कि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो हमेशा काउज करता है किसका, फ्रैक्चर का। किसका, फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर या टूटना या डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। मतलब बैलेंस फोर्स से ही डिस्ट्रॉशन होता है, टूटता है। मतलब एक बॉडी है, इधर से खींच रहे हैं इधर से खींच रहे हैं, 10 न्यूटन का 10 न्यूटन का इधर से फोर्स खींच रहे हैं, टूट सकता है। ये मूव नहीं करेगा, टूट जाएगा। आप एक पेज लीजिए, मान लेते हैं ये हम लिए, ये ऐसे देखिए ऐसे पकड़े हुए हैं, अभी हम दोनों बैलेंस फोर्स लगाए, क्या हो गया, खुल गया। अगर मान लेते हैं नहीं खुलने वाला तो ये क्या होता है, टूट जाता। तो जब हम आप लोग दोस्त आपस में क्या करते हैं, पेन खींचते होंगे। अब पेन खींच रहे हैं, वो भी सेम फोर्स, आप भी सेम फोर्स खींच रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि पेन का ढक्कन उनके आपके पास और उसका पीछे का खुल के आपके पास या उनके पास, ऐसे करके मतलब टूट गया। अगर किसी का फोर्स कम रहेगा, किसी का क्या रहेगा, फोर्स कम रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फोर्स जो है ना, ये जो है 10 न्यूटन है और ये क्या है 50 न्यूटन है, तो इसमें तो मूवमेंट होगा ना, इसमें मोशन होगा। क्या होगा आपका, मोशन होगा। तो याद रखिएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी लगेगा ना तो मोशन होगा। क्या होगा, मोशन होगा। और बैलेंस्ड फोर्स जब भी लगेगा तो मोशन नहीं होगा, क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कीजिएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, आपका चीज डिस्ट्रॉय कर जाएगा। लेकिन टूट, सपोज आप छत से कूदे हैं, मान लीजिए, कूदिएगा मत, छत से कूदे और नीचे पानी है, आपका हाथ पैर टूटता है क्या, नहीं टूटता। क्यों, क्योंकि आपका फोर्स ज़्यादा था, उसका सरफेस का फोर्स क्या है, कम है, तो वो आप नीचे चलते चले गए। कितने फोर्स से नीचे गए, जितना फोर्स आप लगाए नीचे चले गए, ठीक है। आपका धीरे धीरे फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, धीरे धीरे फोर्स रिड्यूस कर गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप छत से गिरे, नीचे फर्श है, क्या है, गिरे, जितना फोर्स आप लगाए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स आप लगाए उतने फोर्स सरफेस लगा दिया, हो गया कहानी। सरफेस चूंकि मजबूत है, आपका हड्डी टूटा, आप अगर मजबूत है तो सरफेस टूटेगा। अब आप तो मजबूत है नहीं, तो हड्डी टूटेगा आपका। तभी क्या है, मान लेते हैं एक बड़ा सा लोहा का बॉल ले लीजिए, सरफेस पे पटक दीजिए, क्या टूटेगा, लोहा का बॉल नहीं। क्यों, वो भी फोर्स लगाया उतना ही, आपका सरफेस भी लगाया उतना ही फोर्स, लेकिन कमजोर कौन है, तो जो कमजोर है वो टूट जाएगा। मतलब अगर किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है और वो बैलेंस फोर्स है, तो वो बॉडी क्या होगा, फ्रैक्चर, जहां से कमजोर वीक पॉइंट रहेगा वहां से फ्रैक्चर हो। इसी चीज को आगे पता है आपको, इंजीनियरिंग में जाइएगा ना तो वहां पढ़ना है कि फ्रैक्चर, मेडिकल में कीजिएगा तो फ्रैक्चर कब होता है, जब बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स तो काम करेगा तो वो टूटेगा ही नहीं। मान लेते हैं आपका, सपोज कीजिए कि ये डब्बा है, देखिए ये इंक का डब्बा है, ठीक है। हम इस पे फोर्स लगाए और ये क्या करेगा, मूव कर गया, तो ये टूटा क्या, नहीं। लेकिन हम फोर्स लगाए, ये मूव नहीं, देखिएगा हम फोर्स लगाए, मूव नहीं किया, ये देखिए भसक गया ना। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉर्म कर। यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सब देखिए बेसिक चीज़ है, आगे भी यही सब काम आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये रहा आपके फोर्स के बारे में। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। थैंक यू।